दोस्तों, हमने हाल ही में अपने चैनल पर एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज इरु ध्रुवम के सीजन 1 को अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और सीजन 2 लाने के लिए बोला। तो आज हम इस एक वीडियो में ही इरु ध्रुवम सीजन 2 के सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बाकी जो भी व्यूअर्स इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले इसका सीजन 1 देख लें, ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीजन 2 की कहानी गुणाशेखर की मृत्यु के 6 महीने बाद से शुरू होती है। दरअसल गुणाशेखर के मरने के बाद विक्टर की बेटी गायत्री डिप्रेशन में चली जाती है, इसलिए वो अपनी जॉब से लंबी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन अभी भी गायत्री बस एक ही सवाल करती रहती है कि उसकी माँ कहाँ है और कब आएगी। जिसके बाद विक्टर अपनी बेटी को अपनी कजिन अंजलि के पास सेशन के लिए भेजना शुरू कर देता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होती है। यहाँ गायत्री अंजलि से कहती है कि उसे लगता है जैसे कोई उसे फॉलो करता है। यहाँ अंजलि उसे समझाते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं, तुम स्कूल जाओ और अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। इसके बाद हम किशोर को देखते हैं, जिसकी बीवी उसे रोज छुट्टी लेने के लिए बोलती रहती है, क्योंकि कुछ दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। लेकिन किशोर उसे यही बोलकर टालता रहता है कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, मैं ले लूंगा। तभी हमें यहाँ के इंस्पेक्टर तिलक को दिखाया जाता है, जो हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता है और कभी ड्यूटी पर नहीं रहता। वहीं किशोर को जब भी टाइम मिलता है, वो विक्टर से मिलने चला जाता है और हमेशा उसे वापस ज्वाइन करने के लिए बोलता रहता है, जिसके लिए विक्टर हमेशा उसे टालता रहता है, क्योंकि वो अभी भी अपनी पत्नी गीता को ढूंढने में लगा हुआ है और उसे उम्मीद है कि एक दिन गीता उसे जरूर मिलेगी और जब वो मिलेगी उसी दिन विक्टर अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करेगा। खैर, अगले दिन विक्टर अपनी टीम से मिलता है, जिन्होंने शेखर के केस को डील किया था। यहाँ ऑफिसर सबरी विक्टर से कहता है कि सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि गीता मैडम एक लड़की के फोन में कैप्चर हुई हैं। वहीं दूसरी ओर तिलक और किशोर हमें पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि तिलक का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसी दौरान तिलक को किसी जगह चोरी की खबर मिलती है, जिसके बाद वो फौरन उस जगह अपनी गाड़ी लेकर पहुँचता है। तभी उसे एक और अपडेट मिलती है कि किसी जगह एक गाड़ी काफी देर से खड़ी हुई है। तिलक को लगता है कि ये उन्हीं चोरों की गाड़ी हो सकती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। इस बीच उसे पता चलता है कि पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया है जिन्होंने वो चोरी की थी। लेकिन तब तक किशोर उस गाड़ी की डिग्गी ओपन कर चुका था, जिसे ओपन करते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 पुलिस वालों की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये दोनों वही थे जो सीजन 1 में विक्टर पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं, जो उस लड़की के फोन को चेक करता है जिसमें गीता को देखा गया था। दरअसल ये लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही थी, जिसमें उसके पीछे गीता दिखाई दे रही थी। विक्टर उस लड़की से पूछताछ करता है, लेकिन उसका कहना था कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी उस फोटो को ध्यान से देखने पर विक्टर को उसमें एक बाइक दिखती है, जो शायद गीता को ही फॉलो कर रही थी। वहीं तिलक उन बॉडीज को देखकर उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता करता है, जिसका नाम होता है लंकेश्वर। अब पूछताछ करने पर वो बताता है कि उसकी गाड़ी तो चोरी हो गई थी, जिसकी उसने पास के ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखाई थी। अब चेक करने पर उसकी ये बात सच भी निकलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लंकेश्वर एक साइकोलॉजिस्ट है, साथ ही वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करता है। ये बात पता चलने पर तिलक उससे डेमो देने के लिए कहता है। तो लंकेश्वर एक कोटेशन से शुरुआत करता है कि अगर बदला लेना है तो उसे किसी भी हाल में पूरा करो, अगर बदला अधूरा छोड़ दिया तो वो जंगल में चिंगारी छोड़ने के बराबर है। वहीं हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान उस पुलिस वाले के मुंह से एक कोटेशन का पेपर मिलता है, जैसे सीजन 1 में मिलता था। इधर विक्टर भी उस बाइक वाले को ढूंढकर पकड़ लेता है। यहाँ पूछताछ में वो बताता है कि वो एक चोर है और हमेशा चेन स्नेचिंग करता रहता है। उस दिन वो गीता को इसीलिए फॉलो कर रहा था ताकि वो उसकी भी चेन खींच सके, लेकिन ऐन वक्त पर वो एक गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। तभी किशोर विक्टर को उन दोनों पुलिस वालों की मौत की खबर देता है कि कैसे बेरहमी से उनकी हत्या हुई है और उनके पास भी पहले की तरह कोटेशन मिला है। इधर किशोर तिलक को पिछली सभी हत्याओं के बारे में बताता है जो सीजन 1 में हुई थी, और उनके मुंह से भी ऐसे ही सेम कोटेशन मिले थे और इन सभी हत्याओं के पीछे गुणाशेखर का हाथ था। वो कहता है कि हो सकता है कि इन दोनों मर्डर्स का लिंक उससे ही जुड़ा हो। खैर,
इसके बाद हम प्रिया और उसके हस्बैंड मुत्थु को देखते हैं, जो एक साथ इसी स्टेशन में काम करते हैं। मुत्थु वही है जो विक्टर की टीम में था। यहाँ इन दोनों की रात दिन की ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अच्छे से समय नहीं दे पा रहे थे। वहीं तिलक को पता चलता है कि जिस समय उन दोनों पुलिस वालों का मर्डर हुआ, उस समय लंकेश्वर अपने चैनल पर लाइव था, यानी उसने ये खून नहीं किया है। इसके बाद तिलक, किशोर और असिस्टेंट कमिश्नर ये सारी बात कमिश्नर को जाकर बताते हैं। यहाँ पूरी बात जानने के बाद कमिश्नर डिसाइड कर लेता है कि इस केस को भी विक्टर ही सॉल्व करेगा, क्योंकि उसे पता था कि ये तिलक के बस की बात नहीं है। हालांकि एसीपी पहले से विक्टर के खिलाफ था, लेकिन वो अपने सीनियर की बात को टाल नहीं पाता। अब ऑर्डर मिलते ही किशोर सीधा विक्टर के पास आता है और उसे इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए बोलता है, लेकिन विक्टर आने से क्लियर मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। दूसरी ओर तिलक कमिश्नर के इस डिसीजन पर भड़क रहा होता है कि तभी प्रिया आकर तिलक से कहती है कि सर, मुत्थु मिसिंग है और वो सुबह का यहाँ से निकला है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचा। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं। किशोर फौरन विक्टर को कॉल करके बोलता है कि सर, अपना मुत्थु मिसिंग है। मुत्थु के बारे में सुनकर विक्टर तुरंत अपनी बेटी को अंजलि के पास छोड़कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। इधर कोई भी एविडेंस न मिलने की वजह से लंकेश्वर को छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही विक्टर यहाँ पहुँचता है तो उसे यहाँ एक गूंगा आदमी दिखाई देता है, जो अपनी खोई हुई बाइक की कंप्लेंट लिखवा रहा होता है। इसके बाद तिलक विक्टर को अपने पास बुलाता है और रूडली तरीके से कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए आपको यहाँ जो भी करना है उसके लिए पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। खैर, अब विक्टर अपने काम में लग जाता है और सबसे पहले वो उस कोटेशन को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि दुश्मनी बाकी रह गई और अब नुकसान दे सकती है। इसके बाद विक्टर उस बुक को खोलता है जो गुणा शेखर के पास से मिली थी और उसमें इस लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करता है। यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने पर उसका अंत करना भी जरूरी है। इसके बाद विक्टर लंकेश्वर के डेमो वाली वीडियो को चेक करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि बॉडी के मुंह से मिली कोटेशन और लंकेश्वर ने इसमें जो कहा वो दोनों सेम ही हैं, यानी उन दोनों का अर्थ एक ही है। विक्टर किशोर से कहता है कि आखिर लंकेश्वर ने इसी कोटेशन को क्यों कहा, वो कुछ और भी कह सकता था। इसके बाद विक्टर तिलक के पास आकर पूरी बात बताता है और लंकेश्वर से फिर से पूछताछ करने की परमिशन मांगता है, लेकिन तिलक उसकी कोई बात नहीं सुनता और ना ही उसे उसकी परमिशन देता है। इसी बीच एक पुलिस वाला जब बाहर चाय लेने जाता है तो उसे बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है जिसकी लाइट ब्लिंक कर रही होती है, साथ ही उसकी डिग्गी पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर वो फौरन अपने सीनियर्स को वहाँ बुलाता है और जैसे ही वो डिग्गी को ओपन करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके ही साथी मुत्थु की लाश होती है। प्रिया अपने पति की बॉडी देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही समय पहले ही लव मैरिज की थी। इसे देखते ही विक्टर तुरंत लंकेश्वर के चैनल को चेक करता है। यहाँ वो देखता है कि लंकेश्वर अपने चैनल पर लाइव है और अपने व्यूअर्स को मोटिवेट कर रहा है। इधर पोस्टमार्टम के दौरान मुत्थु के मुंह से भी एक कोटेशन मिलता है और चेक करने पर ये कोटेशन भी लंकेश्वर के लाइव वाले सेशन से मैच हो जाती है। मतलब जैसा उसने अपने सेशन में कहा वही उस कोटेशन में भी लिखा हुआ था। यहाँ विक्टर को समझ आता है कि किलर यहाँ किसी रिवेंज को दर्शा रहा है। इसके बाद विक्टर कमिश्नर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि सर, कोई है जो गुणा शेखर की मौत का बदला ले रहा है और जो भी लोग गुणा शेखर के केस से जुड़े हैं उन सभी की जान खतरे में है। वैसे भी अभी तक 3 लोग मर चुके हैं। यहाँ कमिश्नर बोलता है कि पहले 2 ऑफिसर्स तो तुम्हारी टीम में नहीं थे, तो वो लोग क्यों मरे? विक्टर कहता है कि सर, वो दोनों मुझ पर नजर रखे हुए थे और गुणा शेखर के केस में मैंने उनसे छोटी सी हेल्प ली थी। इसके बाद विक्टर वापस लंकेश्वर से पूछताछ करने की परमिशन मांगता है और परमिशन मिलते ही वो लंकेश्वर को पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ विक्टर उसे उसकी वीडियो दिखाकर पूछता है कि आखिर तुमने यही कोटेशन इस वीडियो में क्यों दी? लंकेश्वर कहता है कि सर, उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया और ऐसे ही कोटेशन से मेरा चैनल चलता है। मैं बुक से इनको पढ़कर अपने सेशन में यूज करता हूँ। यहाँ तिलक लंकेश्वर से पूछता है कि 2 मार्च को आपकी जो गाड़ी गायब हुई थी उसके बारे में डिटेल्स बताइए। लंकेश्वर कहता है कि उस दिन मैं अपनी एक क्लाइंट संगीता के पास मिलने गया था और वहीं से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मेरे साथ संगीता भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गई थी। इसके बाद विक्टर तिलक से कहता है कि मुझे 2 आदमियों की जरूरत है ताकि हम लंकेश्वर के ऊपर निगरानी रख सकें, लेकिन तिलक इसके लिए भी परमिशन नहीं देता। यहाँ किशोर विक्टर से कहता है कि सर, मेरे 2 दोस्त आपका ये काम कर सकते हैं और इस तरह लंकेश्वर के घर के बाहर 2 बंदे उस पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए जाते हैं। उसी दिन विक्टर अपनी टीम के लोगों को वहाँ
वहाँ पर बुलाता है जिन्होंने गुणा शेखर के केस में हेल्प की थी। वो कहता है कि कोई है जो गुणा शेखर की मौत का बदला ले रहा है, इसलिए हम चारों को हर समय चौकन्ना रहना होगा क्योंकि एक कांस्टेबल पहले ही मारा जा चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस कांस्टेबल की मृत्यु 4 मार्च को एक्सीडेंट की वजह से हुई और लंकेश्वर की गाड़ी 2 मार्च को चोरी हुई थी। इसके बाद विक्टर लंकेश्वर के वीडियोस को एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाता है। वीडियो देखकर वो कहता है कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं जो अपनी बातों से सामने वाले को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। देखा आपने इस वीडियो में कैसे उसकी कोशिश यही है कि वो अपने सामने वाले का माइंड पढ़ सके, उसे अपने कंट्रोल में ले सके। ये सब जानकर किशोर और विक्टर सीधा तिलक के पास जाते हैं। यहाँ विक्टर तिलक से परमिशन मांगता है क्योंकि वो लंकेश्वर के पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन तिलक उसको परमिशन नहीं देता। फिर किशोर के ज्यादा फोर्स करने पर वो खुद साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो तीनों संगीता नाम की लेडी के पास पूछताछ करने जाते हैं जो लंकेश्वर के बारे में पॉजिटिव बातें करती है कि कैसे उसने संगीता को डिप्रेशन से बाहर निकाला। इसके बाद वो बाकी पेशेंट से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी जगह से उन्हें लंकेश्वर का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। अब तिलक को ये सब फालतू लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। और अगले दिन जब लंकेश्वर का वेबिनार चल रहा होता है तो उसमें हमें तिलक भी बैठा हुआ दिखाई देता है। तिलक को यहाँ देखकर लंकेश्वर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है और उसे पूरी तरह से कन्विंस करा देता है कि उसका इन मर्डर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। इधर विक्टर अंजलि से कहता है कि वो गायत्री को लंकेश्वर की फोटो दिखाना चाहता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उस रात गुणा शेखर के साथ लंकेश्वर ही था या नहीं, लेकिन अंजलि उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी उसकी तबीयत में कोई ज्यादा सुधार नहीं है। इसी दौरान विक्टर को पता चलता है कि गुणा शेखर के केस में जो इलेक्ट्रीशियन इन्वॉल्व था अभी वो मिसिंग है। यहाँ किशोर विक्टर से कहता है कि सर, हम उस इलेक्ट्रीशियन को तो भूल ही गए, काश हमने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया होता। तभी किशोर अपने दोस्तों को फोन करके लंकेश्वर के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि लंकेश्वर अभी अपने घर में ही मौजूद है। इसके बाद हमें एक जगह एक औरत को बंधा हुआ दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि विक्टर की पत्नी गीता होती है जो पिछले 1 साल से यहाँ कैद है। रोज एक आदमी यहाँ आकर उसे खाने के लिए कुछ देकर वापस चला जाता है। तभी हमें वो मिसिंग इलेक्ट्रीशियन भी बंधा हुआ नजर आता है। थोड़ी देर बाद होश में आने पर वो अपने हाथ की रस्सी को तोड़कर अपने जूते से एक डिवाइस निकालकर उसे ऑन कर देता है। दरअसल ये एक लोकेशन डिवाइस होती है जिसके ऑन होते ही उसका मैसेज विक्टर के फोन पर चला जाता है। एक्चुअली विक्टर ने पहले ही उस इलेक्ट्रीशियन को वार्न करते हुए उसे वो लोकेशन डिवाइस दे दिया था ताकि अगर उसे कोई पकड़े तो वो उसे ऑन कर पाए। अब लोकेशन मिलते ही विक्टर फौरन उस इलेक्ट्रीशियन की लोकेशन पर निकल जाता है। उसी समय सबरी जब अपने पिता के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उसे एक व्हाइट कलर की गाड़ी फॉलो करना शुरू कर देती है। वो फौरन इसके बारे में किशोर को इन्फॉर्म करता है। किशोर कहता है कि तुम ऐसे ही बाइक चलाते रहो, मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। इधर विक्टर जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे इलेक्ट्रीशियन कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो डिवाइस दिखाई देती है जो उसने इलेक्ट्रीशियन को दी थी। उधर अंजलि को अपने घर के बाहर देखने पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई नजर आती है। वो इसके बारे में विक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। विक्टर कहता है कि तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर रहो और ध्यान रहे कि गायत्री उस गाड़ी को ना देख पाए। तभी विक्टर फिर से लंकेश्वर का चैनल ओपन करता है तो वो अभी लाइव पर ही होता है। यहाँ सबरी एक सुनसान जगह आकर किशोर का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एक व्हाइट कलर की गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है। वहीं विक्टर को लंकेश्वर की वीडियो देखकर समझ आता है कि आज उसने इग्नोरेंस के बारे में बात की है, तो विक्टर सोच में पड़ जाता है कि आज उन्होंने ऐसा क्या इग्नोर किया। लंकेश्वर में अपने सेशन में जिस कोर्ट का जिक्र किया था उसका नंबर होता है 243। तभी एक कांस्टेबल विक्टर से कहता है कि सर, ये तो किशोर का बैच नंबर है। इधर किशोर जल्दी से सबरी की लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां उसे सबरी मरा हुआ मिलता है। तभी किशोर को विक्टर का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि किशोर, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन इससे पहले कि किशोर कुछ कर पाता, इतने में लंकेश्वर उसे पीछे से पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद तिलक कुछ पुलिस वालों के साथ उस लोकेशन पर आता है और विक्टर को वॉकी टॉकी से कॉल करके इस सब के लिए ब्लेम करने लगता है कि यहाँ सबरी की बॉडी पड़ी है और किशोर का भी कुछ अता पता नहीं है। उधर विक्टर की बेटी गायत्री खिड़की से उस व्हाइट कलर की गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उस पर बलून्स लगे हुए थे। गायत्री बाहर जाकर उस गाड़ी से जैसे ही उन बलून्स को निकालती है तभी उस गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है और उसमें पड़ी लाश को देखकर गायत्री जोर जोर से चीखने लगती है। इतने में विक्टर वहां पहुंचकर जल्दी से गायत्री की आंखें बंद करके उसे घर के अंदर ले जाता है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी इलेक्ट्रीशियन की होती है।
इसके बाद विक्टर सुबह होते ही किशोर के दोनों दोस्तों से मिलता है और उनसे पूछता है कि लंकेश्वर कल कहाँ गया था और किस किस से मिला था, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। यहाँ विक्टर को पता चलता है कि कल लंकेश्वर जब गाड़ी से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसके बाद उसकी गाड़ी काफी देर तक वहीं खड़ी रही और फिर वो अपने घर वापस आ गया, जिसके बाद वो कहीं नहीं गया। ये सुनते ही विक्टर लंकेश्वर के घर आकर उससे किशोर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन लंकेश्वर अलग तरीके से जवाब देता है जिसका इस पूछताछ से कोई लेना देना ही नहीं है। विक्टर कहता है कि तुम कितना भी नाटक कर लो, मुझे पता है तुमने वो एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया ताकि तुम वहाँ से निकलकर किशोर को किडनैप कर सको, क्योंकि तुम्हें पता था कि पुलिस तुम्हारे पीछे है। लंकेश्वर कहता है कि सर, आप क्या ये नई कहानियां बना रहे हैं? मैं लाइव पर हूँ, मेरे व्यूअर्स ये सब देख रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अब विक्टर वहाँ से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ तिलक पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो विक्टर को अंदर नहीं आने देता और विक्टर पर पूरा ब्लेम लगाने लगता है कि जब से तुम यहाँ आए हो तभी से ये सारे मर्डर्स हो रहे हैं। अगर किशोर को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से मुझसे बिना पूछे तुम लंकेश्वर के घर क्यों गए? तुमने जो कुछ किया है उसकी वजह से पूरा सोशल मीडिया पुलिस वालों पर थूक रहा है। इसके बाद विक्टर को कमिश्नर का बुलावा आता है। यहाँ तिलक के साथ साथ एसीपी भी होता है। वो दोनों कमिश्नर के सामने सारा ब्लेम विक्टर पर डालते हैं, लेकिन फिर भी कमिश्नर विक्टर को एक और मौका देते हुए कहता है कि विक्टर, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, ये सब तुमने ही शुरू किया है तो अब तुम ही इसे खत्म करोगे। इसके बाद विक्टर सीधा प्रिया के पास जाता है और उससे इस केस में हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो प्रिया इसके लिए मना करती है, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे पता है कि इन सब हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और वो खुलेआम आजाद घूम रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे बदला लेना चाहिए? उसकी ये सब बातें सुनकर प्रिया मान जाती है। वहीं विक्टर के कहने पर पुलिस वाले शहर की सभी व्हाइट गाड़ियों की तलाशी लेने लगते हैं, खासकर वो गाड़ी जो काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी हुई हो। तभी उन्हें एक गाड़ी के बारे में पता चलता है जो एक ही जगह काफी टाइम से खड़ी हुई थी। अब उस गाड़ी की डिग्गी खोलते ही उन्हें किशोर तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी शर्ट उसमें मौजूद होती है। साथ ही बाकी अलग अलग जगह खड़ी व्हाइट गाड़ियों में किशोर की बाकी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन किशोर का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अगले दिन हम एक कांस्टेबल को देखते हैं जो सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है। तभी उसे कहीं से स्मेल आने लगती है और ये स्मेल उसी लाल गाड़ी में से आ रही थी जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। अब जैसे ही उस गाड़ी की डिग्गी को ओपन किया जाता है तो उसमें से किशोर की बॉडी मिलती है और हमें पता चलता है कि पिछले 2 दिनों से उसकी बॉडी इसी गाड़ी की डिग्गी में थी। इसी बीच विक्टर के पास किशोर की माँ का कॉल आता है कि पता नहीं किशोर कहाँ है, 2 दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। हो सकता है वो काम में ज्यादा बिजी हो, तुम उसे ये खुशखबरी दे देना कि उसे बेटी पैदा हुई है। अब किशोर की बॉडी को देखकर विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं लगातार पुलिस वालों के मरने की वजह से डीआईजी कमिश्नर पर प्रेशर डालने लगता है और मीडिया में भी पुलिस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये सब देखकर कमिश्नर विक्टर की क्लास लगा देता है कि मैंने इतना भरोसा करके तुम्हें ये केस दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। विक्टर कहता है कि सर, इसके पीछे सिर्फ लंकेश्वर ही है, वो आप सभी को बेवकूफ बनाकर ये सभी मर्डर्स करवा रहा है। ये सुनते ही तिलक कहता है कि देखा सर, ये हर बार बस लंकेश्वर के पीछे ही पड़ा रहा और असली कातिल खून करता रहा। अभी तक लंकेश्वर के खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं है, तो फिर ये कैसे उसे कातिल बता सकता है? इसी बीच एसीपी 2-4 बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है, जिसकी वजह से कमिश्नर वापस इस केस को तिलक को सौंप देता है और विक्टर को इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद विक्टर अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी प्रिया उसके पास आकर उससे कहती है कि सर, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुथु के कातिल को पकड़कर रहेंगे, तो आप ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? मैं अभी भी आपके साथ हूँ। ये सुनकर अब दोनों अकेले ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। वहीं हम तिलक को देखते हैं जो ऐसे ही लंकेश्वर के पास मिलने आता है और यहाँ तिलक को देखते ही लंकेश्वर उसे विक्टर के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि आखिर क्यों वो हमेशा उसी के पीछे पड़ा रहता है। अब इन सब बातों को सुनकर तिलक लंकेश्वर से अपनी एक पर्सनल बात शेयर करता है कि सर, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक केस के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और फिर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और हमारा अफेयर शुरू हो गया। अब ये बात अगर मेरी बीबी को पता चली तो वो मर ही जाएगी। इसमें सिर्फ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर लंकेश्वर तिलक को यकीन दिलाता है और उसका ब्रेन वॉश भी करने लगता है कि सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको इस सब से बाहर निकाल सकता हूँ और आप ही इस केस को भी सॉल्व करेंगे। इधर विक्टर और प्रिया फिर से उस साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं।
यहाँ वो बताता है कि मैं लंकेश्वर के वेबिनार में गया था और मैंने उसकी स्पीच को ध्यान से सुना। वो लोगों को मोटिवेट नहीं करता बल्कि उनको इन्फ्लुएंस करता है। जब भी कोई उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो वो उसको पूरा यकीन दिलाता है कि वो ही है जो उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। उन्हें पूरा का पूरा भरोसा सिर्फ उसी पर करना होगा और इस तरह वो लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना फॉलोअर बना लेता है, जिसके बाद वो उनसे अपना काम निकलवाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो लंकेश्वर एक कल्ट लीडर बनना चाहता है। वो अपनी खुद की एक कम्युनिटी बनाना चाहता है जो सिर्फ इसी की बात सुने और इसी पर भरोसा करे। यहाँ डॉक्टर विक्टर से कहता है कि पहले आप जाकर पता करिए वो सच में कोई साइकेट्रिस्ट है भी या नहीं। वहीं तिलक एक सर्विस सेंटर जाकर उन कोर्स के बारे में पूछताछ करने लगता है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां अभी तक मिली सभी यहीं से बाहर गई थी, जिसके बाद वो चोरी हो गई। मैनेजर कहता है कि हम सभी गाड़ियों को प्रॉपर चेक करके यहाँ से भेजते हैं। तभी तिलक उसमें से एक गाड़ी लाकर चेक करने को बोलता है और पूछता है कि बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तभी एक मैकेनिक चेक करके बताता है कि इसका एक्सीलेटर केवल किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। इधर विक्टर अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि 1 साल पहले ही लंकेश्वर का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, क्योंकि 1 साल पहले एक लड़की ने लंकेश्वर पर पुलिस कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इधर पूछताछ करने पर तिलक को पता चलता है कि इनके सेंटर में टोटल 8 मैकेनिक काम करते हैं, जिसमें से जीवा नाम का एक मैकेनिक पिछले 2 दिनों से गायब है। इसी दौरान तिलक को अपनी वाइफ का कॉल आता है। फोन उठाने पर उसकी वाइफ उसके अफेयर के बारे में पूछने लगती है कि आखिर ये रमिया कौन है। उसके मुंह से रमिया का नाम सुनते ही तिलक के होश उड़ जाते हैं और उसकी समझ में नहीं आता कि अब वो अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करे। इसके बाद अगले दिन तिलक लंकेश्वर के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, रमिया के बारे में मेरी वाइफ को पता चल गया है। अगर मैं सही समय पर घर नहीं पहुंचता तो वो खुदकुशी कर लेती। एक आप ही हो जो मेरी इसमें मदद कर सकते हो। प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। लंकेश्वर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप सिर्फ मेरी बात मानोगे और अपनी दोनों आंखें बंद करके सोचो कि आप अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हो। यहाँ तिलक अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है। तो कुछ इस तरह लंकेश्वर लोगों का ब्रेन वॉश करता है। उधर विक्टर और प्रिया कुछ टेक्निकल लोगों को बुलाकर उन्हें लंकेश्वर के अकाउंट पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि सर, इसके 23 वीडियोस के कमेंट्स ऑफ हैं। अगर किसी वीडियो पर हेड कमेंट्स आते हैं तो ओनर उस वीडियो के कमेंट्स को ऑफ कर देता है और वही उसे ऑन कर सकता है। इसके बाद विक्टर और प्रिया मुस्तफा नाम के एक हैकर के पास जाते हैं ताकि वो लंकेश्वर के अकाउंट को हैक कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी विक्टर कहता है कि तुम पहले उसके फोन का एक्सेस लो, उसके बाद अकाउंट को हैक करना। ये सुनकर मुस्तफा एक आइडिया लगाता है और लड़की बनकर लंकेश्वर को मैसेज करता है और जैसे ही लंकेश्वर उस मैसेज को ओपन करता है, मुस्तफा को उसके फोन का एक्सेस मिल जाता है और फिर आईडी पासवर्ड लेकर वो उन वीडियोस के कमेंट्स को चेक करने लगते हैं, जिसमें एक कमेंट था कि लंकेश्वर ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, तो दूसरे में लिखा था कि ही इज ए क्रिमिनल एंड मर्डरर। ये सब देखते ही विक्टर और प्रिया एक बंदे के पास जाते हैं जिसने वो कमेंट किया था। वो बताता है कि सर, कुछ महीने पहले लंकेश्वर हमारे ऑफिस में स्पीच देने के लिए आया था। यहाँ उसकी बातों से मेरी गर्लफ्रेंड रीना उससे काफी इम्प्रेस हो गई और उसके सभी कोड्स को फॉलो करने लगी। धीरे धीरे वो उससे मुलाकात भी करने लगी, जिसकी वजह से उसमें काफी चेंजेस आने लगे। वो मुझसे और अपनी फैमिली से भी दूर होने लगी। इसी बीच मुझे कुछ दोस्तों से पता चला कि रीना चोरी छुपे रोया भी करती थी और जिस दिन उसने खुदकुशी की उस दिन भी लंकेश्वर से मिली थी। ये बात पता चलते ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी बदल गई हो। लेकिन रीना की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद मुझे पता चला कि रीना ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस वालों ने सस्पेक्ट के तौर पर मुझे अरेस्ट कर लिया और फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने लंकेश्वर की वीडियो के नीचे हेड कमेंट्स करना शुरू कर दिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विक्टर और प्रिया कुछ और लोगों से भी मुलाकात करते हैं जिन्होंने उसकी वीडियोस पर कमेंट्स किए थे। विक्टर पूछता है कि लंकेश्वर जब तुम्हारे ऑफिस आया तो क्या वहाँ कुछ अनयूजुअल या अजीब सा हुआ। तभी एक लड़का कहता है कि सर हाँ, हमारे ऑफिस में एक सोफिया नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर विक्टर प्रिया को लेकर सोफिया के घर जाता है। यहाँ सोफिया के पिता कहते हैं कि सर, मेरी बेटी कोई कायर नहीं थी जो ऐसा कदम उठाती और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना हमारी लाइफ में कोई टेंशन थी।
इसी दौरान विक्टर को सोफिया की स्मार्ट वॉच नजर आती है। वो उसे सोफिया के फोन से कनेक्ट करके ये चेक करता है कि आखिर मार्च के महीने में सोफिया कहां गई थी। पता लगने पर वो दोनों उसी जगह जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगते हैं। इसी छानबीन में एक अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि सर, सिर्फ 1 महीने का डेटा ही हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता है। इसके बाद वो एक बंदे के पास जाकर उस हार्ड डिस्क का पूरा डेटा रिकवर करने को बोलते हैं और फिर रिकवर होने के बाद एक एक फुटेज को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तभी विक्टर ये नोटिस करता है कि 24 मार्च को सोफिया जब कहीं जा रही होती है तब लंकेश्वर अपनी गाड़ी से उसे फॉलो कर रहा होता है। गाड़ी का नंबर देखते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही गाड़ी थी जो 4 मार्च को चोरी हो गई थी। दूसरी तरफ हम लंकेश्वर को देखते हैं जिसके पास एक बंदा कॉल करके बोलता है कि मास्टर, वो हमारे और करीब आ गया है। इधर विक्टर कमिश्नर को कॉल करके केस की सारी जानकारी देता है और फिर उससे लंकेश्वर को इंटेरोगेट करने के लिए लास्ट परमिशन मांगता है। कमिश्नर भी उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद विक्टर जाकर लंकेश्वर को धर दबोचता है और उठाकर थाने ले आता है और फिर उसे वही फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि तुमने तो 2 मार्च को कंप्लेंट की थी कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है, फिर 24 मार्च को तुम सोफिया को अपनी गाड़ी में कैसे फॉलो कर रहे हो? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे गुड़ा शेखर के साथ क्या संबंध है और क्यों तुम उसकी मौत का बदला ले रहे हो। तभी अचानक विक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है। लंकेश्वर कहता है कि सवाल पूछने से पहले सर अपने फोन के मैसेज को चेक कर लीजिए। अब विक्टर जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसे अपनी पत्नी गीता दिखाई देती है जो कहीं पर कैद होती है। यहाँ लंकेश्वर विक्टर से कहता है कि सर, सिर्फ मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ, आप सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिए। आप उस ओरिजिनल हार्ड डिस्क को मुझे दे दीजिए और आपकी वाइफ आपके पास वापस लौट आएगी। अब विक्टर फौरन मुस्तफा के पास जाकर उस नंबर को ट्रेस करवाता है जिससे उसको ये मैसेज आया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस बीच विक्टर को बार बार अंजलि की कॉल आने लगती है और वो देखता है कि उसके फोन की स्क्रीन बार बार खराब हो रही है। दरअसल विक्टर के फोन में मेलवेयर था, यानी उसकी सारी लोकेशंस ट्रैक की जा रही थी। उसी वक्त विक्टर को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी उसे एक एड्रेस देते हुए बोलता है कि अगर अपनी बीवी की जान प्यारी है तो जल्दी से वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क मुझे ला कर दो। अब कोई रास्ता ना मिलने पर विक्टर उस एड्रेस पर जाकर हार्ड डिस्क उस आदमी को दे देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मैकेनिक जीवा था जिसे तिलक ढूंढ रहा था। जीवा उस हार्ड डिस्क को लेकर जला देता है और बिना गीता का पता बताए खुद को भी गोली मार लेता है। अब विक्टर कुछ समझ पाता इतने में वहाँ तिलक आ जाता है और विक्टर को वहाँ देखकर उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए और इस जीवा की खबर तुमको किसने दी। खैर, अब विक्टर जैसे तैसे गीता का पता ढूंढकर उसके पास जाता है। यहाँ गीता बोलती है कि मुझे पता था विक्टर, तुम एक ना एक दिन मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगे। प्लीज विक्टर, मुझे यहाँ से ले चलो। तभी विक्टर गीता को शीशे की तरफ इशारा करता है और जैसे ही गीता उस शीशे में देखती है तो पता चलता है कि वो विक्टर नहीं बल्कि लंकेश्वर है। इधर तिलक लंकेश्वर के पास जाकर उससे कहता है कि मैं बस उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन इतने में उस जीवा ने खुद को ही खत्म कर लिया। लंकेश्वर कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। लंकेश्वर पूरी बात उसे बताता है। अब ये सुनकर लंकेश्वर को मौका मिल जाता है और वो तिलक का ध्यान भटकाने लगता है कि आपके पहुँचने से पहले विक्टर वहाँ पर था, तो हो सकता है कि उसने ही जीवा को मारा हो और उसने ही ये बाकी सारे कत्ल किए हों, क्योंकि उन सभी पुलिस वालों को उसकी बीवी के बारे में पता था कि उसने अपनी बीवी को मारकर उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया है। तो इस तरह से लंकेश्वर तिलक का ब्रेन वॉश करने लगता है। वहीं विक्टर जब अंजलि के पास आता है तो देखता है कि अंजलि गायत्री का सेशन ले रही है, साथ ही साथ वो उसे रिकॉर्ड भी कर रही है। विक्टर उससे पूछता है कि तुम ये वॉइस रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? तो अंजलि कहती है कि मैं नहीं बल्कि सभी साइकियाट्रिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने पेशेंट्स के बारे में पता कर सकें कि पेशेंट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं या नहीं। अब ये सुनकर विक्टर सोचता है कि हो सकता है लंकेश्वर भी अपने सेशंस की वॉइस रिकॉर्ड करता हो, इसलिए वो लंकेश्वर के घर जाकर डिवाइस को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिससे गुस्से में आकर वो सारे बुक्स को नीचे गिरा देता है। तभी एक बुक के अंदर उसे एक गिफ्ट रैपर का पेपर मिलता है। उसे देखकर विक्टर को वो दिन याद आता है जब वो किशोर के साथ लंकेश्वर की एक फॉलोअर संगीता के पास गया था और वहाँ उसे ऐसे ही पेपर में रैप्ड एक गिफ्ट बॉक्स दिखा था। इसके बाद विक्टर फौरन संगीता के घर जाकर उस गिफ्ट बॉक्स को ले लेता है और उस बॉक्स को ओपन करते ही उसे वो डिवाइस मिल जाती है। दरअसल लंकेश्वर सिर्फ अपने फॉलोअर्स पर ही भरोसा करता था, इसलिए उसने वो डिवाइस अपने घर पर ना रखकर संगीता के यहाँ पर रख दी थी।
इसके बाद विक्टर इस डिवाइस की सभी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसे इसमें गीता की वॉइस भी सुनाई देती है। दरअसल दोस्तों, 1 साल पहले जब लंकेश्वर अपने सेशन के लिए गीता के ऑफिस में गया था, तब वो नोटिस करता है कि वहाँ बैठे सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गीता का ध्यान कहीं और है। जिसके बाद वो उसी ऑफिस की एक लड़की को हिप्नोटाइज करके कहता है कि वो गीता को अपने पास लेकर आए। उस दिन के बाद से वो लड़की हर रोज गीता से लंकेश्वर के बारे में बात करने लगती है, उसके कोट्स को दिखाने लगती है। तब कुछ दिनों बाद फाइनली गीता लंकेश्वर के पास जाती है। दरअसल गीता की प्रॉब्लम था विक्टर, जो उसे अपनी जॉब के चलते बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। यहाँ गीता हर रोज लंकेश्वर के पास आने लगती है, लेकिन अभी तक वो खुलकर उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती। फाइनली 6 सेशंस लेने के बाद गीता उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। यहाँ हम देखते हैं कि लंकेश्वर के सामने जब भी कोई क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो एक ट्रिक यूज करता है। वो धीरे धीरे कप में स्पून घुमाने लगता है और सामने वाले को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उन्हें भरोसा भी दिलाता है कि वही एक इंसान है जो उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और यही सेम ट्रिक वो गीता पर भी इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो स्पून को कप पर हिट करता है, तो देखता है कि गीता के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है, जबकि बाकी लोग यहीं उसके वश में हो जाते हैं। पर ये ट्रिक गीता पर काम नहीं करती। इसके बाद दूसरे सेशन में लंकेश्वर गीता का हाथ पकड़कर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो गीता को गले के पास टच करके उसे वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन गीता इसे गलत समझकर उठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लंकेश्वर कहाँ मानने वाला था। वो एक बार फिर गीता को एक कैफे में बुलाता है और फिर उसके गले पर टच करके उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ गीता का पारा हाई हो जाता है। वो उठकर उस पर एक थप्पड़ रसीद के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लड़की ने लंकेश्वर के ऊपर पुलिस कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि गीता ही है। खैर, इधर प्रेजेंट में एसीपी कमिश्नर से बात करके उसे वापस घर भेज देता है। और जैसे ही वो घर के लिए निकलता है, तभी रास्ते में प्रिया उस पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं विक्टर उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसे रीना की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लंकेश्वर ने ही रीना को खुदकुशी करने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि रीना का अफेयर उसके बॉयफ्रेंड के भाई के साथ था। वो लाइफ में शांति चाहती थी, जिसके लिए लंकेश्वर ने उसे मरने के लिए कहा। वो साइकियाट्रिस्ट कहता है कि लंकेश्वर लोगों के मन में आर्टिफिशियल इमोशंस पैदा कर रहा है, जो बहुत ही हानिकारक है। उधर रास्ते में लंकेश्वर प्रिया को भी अपनी बातों में लेने की कोशिश करने लगता है और ये भी बताता है कि कैसे उसके पति मुत्थू को उसने तड़पा तड़पा के मारा। इसके बाद वो प्रिया को एक जगह पर ड्रॉप करने के लिए बोलता है, लेकिन प्रिया उसके झांसे में नहीं आती। वहीं विक्टर अब गुणा शेखर की रिकॉर्डिंग प्ले करता है और हमें पता चलता है कि गुणा शेखर पहले एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन लंकेश्वर ने उसे कुछ टेबलेट्स देते हुए कहा, तुम उन सभी को खत्म कर दो जो तुमको लाइफ में नीचा दिखाते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ वो डॉक्टर कहता है कि लंकेश्वर सीरियल किलर नहीं है, लेकिन वो सीरियल किलर्स को तैयार कर रहा है, उन्हें मर्डर करने पर मजबूर कर रहा है। इसी बीच उन्हें एक और वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें एक आदमी ड्रग एडिक्टेड होता है और लंकेश्वर ने उसे भी सीरियल किलर बना दिया था। विक्टर फौरन ड्रग रिहैब सेंटर जाकर उस आदमी के बारे में पता करता है और जैसे ही वो उस आदमी की फोटो देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही गूंगा आदमी था जो बार बार पुलिस स्टेशन आकर अपनी खोई हुई बाइक की कंप्लेंट लिखवा रहा था। वो पुलिस स्टेशन में रहकर वहाँ क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उसकी सारी खबरें लंकेश्वर तक पहुँचा रहा था। यहाँ विक्टर को पता चलता है कि ये आदमी किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। इधर गायत्री जब विक्टर के रूम में जाती है, तो लंकेश्वर के फोटो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी अंजलि विक्टर को फोन करके बताती है कि शूटआउट के दिन गायत्री ने लंकेश्वर को ही देखा था। इसके बाद विक्टर उस अनाथालय में जाता है जहां गुणा शेखर रहा करता था। यहां आकर उसे पता चलता है कि गुणा शेखर कभी अकेला नहीं था, लंकेश्वर हमेशा से ही उसके साथ रहता था। फिर एक दिन एक डॉक्टर की फैमिली ने आकर लंकेश्वर को गोद ले लिया। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब गुणा शेखर ऑर्फनेज के बाहर आकर जॉब कर रहा था। तभी एक दिन कुछ लोग उससे पैसे और हेलमेट लेकर भाग गए। यही बात वो आकर लंकेश्वर को बताता है। यही लंकेश्वर ने गुणा शेखर के मन में ये बात डाल दी थी कि जाओ और एक एक करके उन सभी को मार दो जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारी शांति तुमसे छीनते हैं। और इसी के बाद गुणा शेखर एक एक करके उन सभी को मारने लगता है जिनसे उसे प्रॉब्लम होती है। इसी दौरान लंकेश्वर को एक दिन गुणा शेखर की एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उसमें लंकेश्वर का भी जिक्र था।
यहाँ लंकेश्वर गुणाशेखर से बोलता है कि तुम आज के बाद कभी भी मेरा नाम नहीं लोगे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मास्टर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। ये सुनने के बाद गुणाशेखर ने उस डायरी को जलाकर फिर से एक नई डायरी लिखना शुरू कर दिया, जिसमें लंकेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं था। और यही वो डायरी थी जो विक्टर को मिली थी। तभी एक दिन लंकेश्वर ने उसे गीता के बारे में बताया कि मैं गीता का माइंड रीड करना चाहता हूँ, उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। तभी लंकेश्वर के कहने पर गुणाशेखर ने गीता को किडनैप कर लिया, जिसके बाद लंकेश्वर बार बार गीता के पास जाकर उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगा। वो एक ही बात बार बार उससे बोलता है कि तुम विक्टर को प्यार करती हो, लेकिन विक्टर तुमसे प्यार नहीं करता। उसने तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश की, अब वो तुमको भी मार देगा। वहीं प्रेजेंट में विक्टर उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो गूंगा आदमी काम करता था। विक्टर की शक्ल देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है और गीता के बारे में पूछने लगता है। उधर प्रिया लंकेश्वर को एक जगह लाकर उसे गाड़ी से उड़ा देती है और विक्टर को कॉल करके बताती है कि सर, मैंने बदला ले लिया, मैंने लंकेश्वर को मार दिया। इसी बीच वो आदमी विक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो खुद को बचाने के चक्कर में विक्टर उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद विक्टर पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो उसे गीता तक पहुंचा सकता था। खैर, इसके बाद तिलक जब एसीपी के साथ विक्टर को अरेस्ट करने जाता है, तो विक्टर उसे वो डिवाइस देते हुए कहता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे वो लंकेश्वर ही है और ये रहा उसका सबूत। तभी लंकेश्वर का ही एक आदमी व्हाइट गाड़ी में गीता को छोड़कर जाता है और लकीली गीता अभी भी जिंदा थी। विक्टर फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां विक्टर गीता के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे गीता भी अपनी फैमिली के साथ रहकर नॉर्मल होने लगती है। तभी एक दिन गीता को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। उसके दिमाग में लंकेश्वर की वही बातें घूमने लगती हैं कि विक्टर ने पहले तुमको मारने की कोशिश की, अब वो गायत्री को भी मार देगा। इससे पहले कि वो मारे तुम्हें उसे मारना होगा। तभी गुस्से में आकर गीता विक्टर की फोटो पर चाकू से वार करने लगती है। इसके बाद तिलक को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुलिस की गाड़ी मिली है, लेकिन वहाँ ना तो प्रिया मिलती है और ना ही लंकेश्वर। और एंड में हम देखते हैं लंकेश्वर को, जो अभी भी जिंदा है और प्रिया को किडनैप करके अपने साथ कहीं ले जा रहा है। और इसी के साथ सीजन 2 का होता है दी एंड। तो दोस्तों, ये था इरू ध्रुवम का सीजन 2 और अब सीजन 3 की भी तैयारियां चल रही हैं, जो सीजन 2 से भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसकी स्टोरी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है और सीजन 3 ही इसका लास्ट भी होगा। वो जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए बिना देरी किए फटाफट इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार थ्रिलर से भरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।